नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल ने शरद यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के एक पुलिस थाने में खड़े अर्धनग्न लड़कों की तस्वीर को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। लाउडस्पीकर सरकार के हाथ में है। पहले क्या होता था, लाउडस्पीकर सरकार के हाथ में होता था, ऑपोजिशन के हाथ में होता था। कभी समाजवादी के पास चला जाता था, कभी कांग्रेस के पास चला जाता था, कभी बीजेपी के पास, बीएसपी के पास। अब क्या है, अब लाउडस्पीकर किसी पार्टी के पास नहीं है। अब लाउडस्पीकर आरएसएस और बीजेपी के हाथ में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडितों को सौगात दे दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी पंडितों को 182 परिवारों को झज्जर में जमीन सौंपी है। सीएम खट्टर ने पंडितों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कहते हैं वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं है। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था, सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है। चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो। तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा? उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता कहते हैं। भारत की राजनीति नेता दल बदलते रहते हैं और जिस दल में जाते हैं वैसा ही सुर अलापते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और फिर चुनाव के बाद बाबुल ने वापस से टीएमसी का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उन पर सांप्रदायिक मुहर लग गई थी। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे अगर ईमानदारी कहीं उसमें अगर कहीं खोट होती ना तो मैं दीदी को बोलता कि बालीगंज में मुझे मत खड़ा करिए ना, मैं सब गलियों में जाके लोगों को मिलता। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ और क्या गुस्सा और क्या साहस मैंने इन लोगों के खिलाफ दिखाया। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक पार्टी करते करते मेरे ऊपर, जो एक गायक है सबका गाना गाता है, वो ऊपर वाले का देन है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर कम्युनल होने का एक स्टैंप लग जाएगा। अब मेरे पास ये मौका है कि एक गायक जो है वो उस कम्युनल का स्टिकर जो है उसको निकाल दे। पहले मैं 70% से मुझे मिलना पड़ता था ना, आज 100% से मिल रहा हूँ। तो इससे मुझे खुश होना चाहिए, गलत होना चाहिए? खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मिल रहा हूँ ना सबसे, सब जगह में। पहले यहाँ पे पहले भी जहाँ पे अमेरिका में जाइए, मैं आपको रेस्टोरेंट के नाम बता देता हूँ।
हाँ, कराची बिल्ली। मैं उन 4-5 सिंगरों में से हूँ जो पाकिस्तान में जाके शो करके आया हूँ। और जब 2-2 इंडिया का चल रहा था, 2-2 मैच ड्रॉ हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में, 5th मैच में इंडिया जीता था, सौरव कैप्टन था, एक ही होटल में सब थे। तो एक पार्टी को जब आप फॉलो करते हैं, ईमानदार आदमी जो है अपना उस पार्टी के बड़े नेता कुछ बोले तो उसके खिलाफ कुछ। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सुधाकर चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फ़ोटो, देश के हज़ारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हज़ार रोड इनके नाम पे हैं। तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ हटा देना चाहिए। वहाँ पुतला हो चाहिए किसका? नाथूराम गोडसे का। जो भी नाटक कर रहे हैं उनका पॉलिटिकली नाटक है। हमारे साथ समाज है, पूरा हिंदू समाज है, हर जाति का हर वर्ग का भेद है। सबको पता है कि गांधी वध क्यों हुआ। किसी भी क्रांतिकारी से, किसी जो समाज को कुछ जानता है, समझता है, अगर उससे पूछिए कि गांधी किसने मारा तो तुरंत बता देगा। हमारे इतने काफ़ी है। अगर उनको बीड़ा उठाना चाहिए तो इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर बीड़ा उठा लिया तो क्या होगा, कल्पना के बाहर है। एक बात। दूसरी बात, माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे हिंदू महासभाई हैं, वो बीजेपी वाले नहीं हैं। या आप ध्यान सुन लीजिए, जानकारी नहीं तो जानकारी ले लीजिए। वो हिंदू महासभाई हैं और उनका जो मेंटेलिटी है, उनका जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्य की पद्धति है, वो वीर सावरकर जी की है। अब रही बात राजनीति की, तो मैं इतना निंदा करना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री अपना मठ नहीं बचा पा रहा है, जो मुख्यमंत्री अपना कॉलर नहीं बचा पा रहा है, वो कैसे सुरक्षा देगा समाज की? बड़ा क्वेश्चन है। माननीय योगी से मेरा क्वेश्चन है, आपके मठ में कई मुसलमानों की दुकानें हैं, ये कौन सा हिंदूवाद है? वो थूक लगा लगा के मिठाई बेच रहे हैं, थूक लगा लगा के फूल बेच रहे हैं और गोरख जी के मठ पे चढ़ रहा है। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि वहाँ की जो दुकानें मुसलमान अगल बगल हटाई जाएं और IIT पास एक टेक्निकल आदमी मठ में घुस करके वार करता है, हथियार लेकर करता है और उसके घर वाले बोलते हैं कि उसकी संतुलन ठीक नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि देश में किसी भी मुसलमान का संतुलन ठीक नहीं है, पागलपन सवार हुआ है। तो अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश का पागल हुआ बाई चांस, तो क्या है वो कल्पना के बाहर है। मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। कश्मीर में मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फ़ोटो, देश के हज़ारों चौराहों पर इनका। हैदराबाद में AIMMN नेता मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुसुद्दीन मोहम्मद को पुलिस के धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMMN के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और वहीं रात को दुकानें बंद करवाने को लेकर के भी पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ने और उन्हें धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया है। AIMIM के भोलकपुर कॉर्पोरेटर गुसुद्दीन मोहम्मद के खिलाफ मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। दरअसल भोलकपुर इलाके में पुलिस ने कुछ मुस्लिम दुकानदारों को रात 12 बजे के बाद दुकान बंद करने को कहा था। इसके बाद से वहां के नेता वहां पहुंचे और पुलिस को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी काफी बहस भी हुई और आरोप है कि उन्होंने पुलिस को धमकी भी दी है। इस पूरे मामले पर वाद विवाद भी देखने को मिला। बेंगलुरु के कई स्कूलों में आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच धमकी वाला ईमेल मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से स्कूल प्रशासन ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित स्कूलों में सर्च अभियान भी चलाया है। हालांकि इस दौरान किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक सामान अभी बरामद नहीं हुआ है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक संबंधित स्कूलों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल ने बताया कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके के 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। मैसेज के बाद सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया और परिसर खाली करा दिया गया। पुलिस को सतर्क भी किया गया है
और इसके तुरंत बाद वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में पहुंच गए और ईमेल की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीएसएफ के जवानों के लिए एक फरमान जारी किया है और कहा है कि बीएसएफ के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में एक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से जुड़े मामले में दखल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे। कुछ अपराध ऐसे हैं जहां हम दखल नहीं कर सकते हैं, क्षमा करें, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर बनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स नाम से वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। इसमें पिछले दिनों आतंकियों का शिकार बने स्पेशल पुलिस ऑफिसर इशफाक अहमद की शहादत पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही घाटी में आतंकियों द्वारा की गई 20,000 हत्याओं को भी याद किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आतंकवाद के कारण सभी कश्मीरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। वीडियो 57 सेकंड का है और इसका टाइटल द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स रखा गया है। इस क्लिप में आतंकवाद के दौर को दर्शाने वाले कई दृश्य हैं। वीडियो की पृष्ठभूमि में फैज अहमद को नज्म हम देखेंगे सुनाई दे रहे हैं और वहीं जिसका इस्तेमाल द कश्मीर फाइल्स में किया गया था। वीडियो में लिखा है कि एसपीओ इशफाक अहमद के घर पर आतंकवादी घुसे और उसके भाई उमर जान समेत उसकी हत्या कर दी थी। शांति का समर्थन करने वाले ऐसे कई कश्मीरियों की हत्या की गई है। एक दूसरे फ्रेम में लिखा है कि कश्मीर में लक्षित कर 20,000 लोगों की जान ली गई और समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं। वीडियो के अंत में यह भी लिखा है, हम कश्मीर हैं, हम देखेंगे। चीन के हैकर्स ने 2 बार लद्दाख के पास भारत के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने ऐसे साइबर हमलों से बचने के लिए पहले ही अपनी बचाव प्रणाली को मजबूत कर लिया। हालांकि बिजली मंत्री ने हैकर्स की चीन की सरकार से संबंध को लेकर कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका आधारित साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड ऑफ फ्यूचर ने दावा किया है कि उसने 6 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीनी हैकर्स की अगर बात करें तो चीनी हैकर्स के बिजली प्लांट को लेकर के भी उन्होंने कई दावे किए थे, जिसके बाद से ये बातें सामने आई हैं। राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया है। सरकार का फैसला 7 अप्रैल से लागू हो चुका है। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मुंबई में बीती रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय पर हमला होने की बात सामने आई है। बीती रात कुछ लोगों ने आकर मनसे के कार्यालय पर पथराव किया। मनसे के पदाधिकारियों ने एनसीपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया। इस घटना को मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के राज ठाकरे के ऐलान के बाद की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने हाल ही में एक सभा में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी और ऐसा ना करने पर मस्जिदों के सामने अपने कार्यकर्ताओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए थाने शहर पुलिस ने मनसे के इस कार्यालय पर पुलिस बंदोबस्त कर दिया है। वहीं गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर के मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों पर नजर रख रहे हैं, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए की गई कथित विभाजनकारी मांग को पूरा नहीं करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर दिन एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस दौरान आज यानी शुक्रवार को एटीएस ने मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब में मिले रहस्यों को आज सुलझाया है। दरअसल मुर्तजा देश से बाहर बैठे आतंकियों से बात करने के लिए अरबी भाषा का इस्तेमाल करता था। इस किताब में उसने कई शब्दों को मार्कर से हाईलाइट भी किया हुआ था। काफी मशक्कत के बाद जब जांच एजेंसी ने इसमें से कई शब्दों को कोट अनकोट किया तो उसके बाद दरअसल मुर्तजा को आतंक के रास्ते पर ले जाने वाले कोट आतंकियों से बातचीत करने के लिए होते थे। अरबी कोड से जांच एजेंसियों को उस पर शक भी नहीं होता था। यूपी एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के कहने पर जरिमा नाम का जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। क्रिकेट में कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है जब बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने के बाद जश्न मनाने में मुश्किल हो जाता है और तभी एम्पायर उस बॉल को नो बॉल करार देकर बॉलर के जश्न को फीका कर देता है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिलता है क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपनी तिगड़मबाजी से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने और नेशनल असेंबली को भंग करवाकर जश्न मना रहे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल करने के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को भी गलत बताते हुए वोटिंग कराने को कहा है, जिसके बाद 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल जमकर जश्न मना रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होने की स्थिति में उन्हें इमरान खान को अपनी साख बचाने के लिए बहुमत हासिल करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनके अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को न सिर्फ खारिज करवा दिया था बल्कि संसद भी भंग करवा दी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान को वोटिंग का सामना करना होगा। कोरोना मामले में दुनिया भर में बदनाम रहा चीन इसकी मार से त्रस्त है। हालात ये है कि शंघाई शहर में कोरोना के कारण अनिश्चितकालीन लॉकडाउन है। रिपोर्टर्स के मुताबिक चीन के सबसे बड़े शहर में केवल गुरुवार को 20,000 नए संक्रमित मामले पाए गए हैं। लोगों के पास खाने की कमी होने लगी है। इसके साथ ही लोगों को तमाम मुश्किलों से भी वहां पर जूझना पड़ रहा है। इसमें ड्रोन को घोषणाएं करते देखा जा रहा है। ड्रोन से लोगों को अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने को भी कहा जा रहा है। शंघाई में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद उसकी अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना अगर बात करें तो मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं गुरुवार की बात की जाए तो 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है।
कोलंबिया के लैंग्ट्रा में सोने की खदान धंसने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। वहां के गवर्नर ने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर लोग सोने की खदान में काम करने वाले मजदूर थे। मैं घायलों और मृतकों के परिवार वालों से मिलने जा रहा हूं। कोलंबिया डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक देश में 16 मार्च से लेकर अब तक लैंडस्लाइड का असर 6000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। इजराइल के तेल अवीव में गुरुवार देर रात फायरिंग हुई। यहां के डिजनोगव स्ट्रीट पर एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में बंदूकधारी ने गोलीबारी की है। इसके साथ ही हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लोग 10 घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में इनमें 4 की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। घटना के बाद इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। घटना वाले इलाके में कई बार और रेस्टोरेंट हैं। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि हमलावर कहीं के भी हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने साल 2021 में नमामि गंगे परियोजना के लिए 30,255 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2015 में नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी मिलने के साथ ही इस योजना को 7 साल हो चुके हैं और सरकारी रिपोर्टर्स कहते हैं कि इन नदियों का पानी जो है अभी भी पीने लायक नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार ने हर घर नल से जल योजना में लगभग 60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने से हमारे संवाददाता तोशी मंडोला ने खास बातचीत की। सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। में आ रही बाधाओं को लेकर साल 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत साहब। सर, बात करते हैं हर घर जल नल से योजना को लेकर। ये योजना को तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बजट में, लेकिन सरकार के इतने भरपूर बजट के बावजूद भी घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है। कहाँ कमी लग रही है, कहाँ दिक्कत लग रही है? प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने कालखंड में 2014 से 19 के बीच में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के जो योजनाएं चलाई, चाहे बैंक का खाता खुलना हो, गरीब आदमी को घर मिलना हो, हर घर में शौचालय बनना हो, हर घर में बिजली लगना हो, हर घर में गैस कनेक्शन लगना हो, ये सब जो काम किए उसी श्रृंखला में 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपने कहा, घोषित किया कि हर घर तक हम पीने का पानी अब पहुंचाएंगे 2024 तक। चुनौती निश्चित रूप से बड़ी थी, क्योंकि 70 साल में जो कुछ काम हुआ था, 3 करोड़ कनेक्शन हुए थे, उसका लगभग 4 गुने से ज़्यादा काम, 5-4.5 गुने से ज़्यादा काम जो है हमको आने वाले 4.5 साल में करना था। पानी हम सब जानते हैं राज्य सरकारों का विषय है। प्लानिंग से लेकर के ऑगमेंटेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के और ऑपरेशन मेंटेनेंस तक सभी कुछ राज्यों को ही करना होता है। और भारत में हर राज्य की अपनी अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ, अपनी अलग चुनौती थी, अपनी अलग तरह की जो है वो परिस्थितियाँ थी। प्रिपेयर्डनेस भी अलग अलग तरह की थी। हमने सब राज्यों के साथ में एक व्यापक कंसल्टेशन किया। 3-4 महीने तक मंत्रियों के स्तर पर, सचिवों के स्तर पर, इंजीनियर्स के स्तर पर, स्टेक होल्डर्स के स्तर पर बातचीत करके गाइडलाइन इशू किया था। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। मैं ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए रेलेवेंट है कि उस दिन से प्रैक्टिकली काम प्रारंभ हुआ था। 25 दिसंबर से लेकर के 25 मार्च को लॉकडाउन आ गया था। मार्च 25 मार्च 2020 को पूरी दुनिया कोरोना आपदा की जकड़ में थी, सब कुछ ठहर गया था और ऐसा लगता था कि शायद हमारे ये कार्यक्रम अब डिले हो जाएगा, हम ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे समय रहते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी, उनका मार्गदर्शन था कि उसके चलते 25 दिसंबर 2019 से लेकर के आज जब हम बात कर रहे हैं, लगभग 2 साल और 3 महीने का कालखंड हुआ है।
हमने 6 करोड़ 25 लाख घरों तक कनेक्शन नया पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की है। जो आंकड़ा भारत का 16-17% के बीच में था कवरेज का था, वो आज 50% के लगभग टच करने वाला है। और मैं गर्व के साथ में और पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि हमने 6 करोड़ महिलाओं को पीने का पानी घर से बाहर लाने के अभिशाप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुक्ति दिलाने में कामयाबी प्राप्त की है। नमामि गंगे की अगर बात करते हैं, साल 2015 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। 7 साल हो चुके हैं, 2022 चल रहा है। अभी 2021 के आंकड़े बताते हैं, अगर ये रिपोर्ट देखते हैं तो लगभग 30,000 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया गया है। सरकारी रिपोर्ट्स कहती है कि अभी भी नदियों का पानी पीने लायक नहीं हुआ है। क्या समझे कि नहाने लायक ही वो पानी है? देखिए, नदियों के पानी से अपेक्षा भी यही है कि वो नहाने लायक हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा का मिशन जो है अविरलता और निर्मलता का लिया था, उससे पहले बहुत सारे प्रयास हुए थे। 85 से लेकर के नेशनल गंगा मिशन 1-2 ऐसा जो है कुछ चल रहे थे। आज हमारी गंगा नदी दुनिया की इस लंबाई की सबसे साफ 10 नदियों में से है, और वो भी तब जब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेक्टेड रिवर है। बाकी शेष नदियाँ जो हैं इस श्रृंखला में जो आती हैं, उन नदियों के तट पर कुल जितनी आबादी रहती है उतने लोग, मुझे लगता है उन देशों में कुल जितनी आबादी रहती है उतने लोग प्रतिदिन गंगा में डुबकी लगाते हैं। शुक्रिया। कैमरा पर्सन निहाल के साथ तोशी मंडोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।